कहानी की शुरुआत होती है महान शुआन राष्ट्र की राजधानी शुआनजिंग से। डूबते हुए विशाल सूरज की सुनहरी रोशनी में डूबा यह साम्राज्य बेहद आलीशान और प्राचीन चीनी वास्तुकला से भरा हुआ है। ये महल है साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ग्रैंड ट्यूटर महागुरु का। महल के भीतर एक प्राचीन और नक्काशीदार चीनी धातु के प्याले में साफ चमकदार शाही मदिरा उड़ेली जा रही है। उत्सव का माहौल है। सिंहासन पर शान से बैठे हैं सफेद बालों और रौबदार आंखों वाले ग्रैंड ट्यूटर, जिनका नाम है ली फान। सुंदर दासियां उनके चारों तरफ सेवा में लगी हैं। कोई मुस्कुराते हुए मदिरा पेश कर रही है तो कोई घुटनों के बल बैठकर फल ला रही है। भव्य हॉल का वाइड शॉट। ली फान के सामने दर्जनों दरबारी और सैनिक पूरी तरह घुटने टेक कर जमीन पर सिर रगड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, ग्रैंड ट्यूटर आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी इस आलीशान जिंदगी को देखकर ली फान मन ही मन सोचता है कि पिछले 50 से अधिक सालों में वो शून्य से उठकर इस सर्वोच्च पद तक पहुंचा है। उसकी शक्ति पूरी दुनिया पर छाई है और उसकी कहानी इतनी बड़ी है कि कई मिलियन शब्दों का उपन्यास लिखा जा सकता है। यहाँ हमें अतीत फ्लैशबैक का एक दृश्य दिखता है। जब ली फान पहली बार इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट पुनर्जन्म लेकर आया था तो वो कोई राजा या महागुरु नहीं, बल्कि पीठ पर किताबों का बक्सा लादे घूम रहा एक बेहद गरीब और संघर्ष कर रहा साधारण विद्वान मात्र था। अतीत को याद कर ली फान अपनी वर्तमान विलासिता को देखता है, जहां सुंदर नर्तकियां थिरक रही हैं और मेहमान जश्न मना रहे हैं। वो सोचता है, ऐसी जिंदगी भला कोई इससे ज्यादा और क्या मांग सकता है। लेकिन तभी माहौल में सन्नाटा छा जाता है। एक रक्षक घबराकर हॉल में भागते हुए चिल्लाता है, ग्रैंड ट्यूटर आसमान से आग गिर रही है, ये कोई शुभ शकुन है और ये सीधे हमारे महल की तरफ आ रही है। ली फान अचंभित होकर मदिरा का प्याला थामे खिड़की की तरफ देखता है। ली फान अकेले महल की ऊपरी बालकनी पर आता है। आसमान से आग की चिंगारियां पूरी छत पर गिरने लगी हैं। आसमान का नजारा देखकर ली फान के होश उड़ जाते हैं। बादलों के बीच सुनहरी आग और बैंगनी बिजली का एक भयानक बवंडर बन चुका है, जिसके बीच दो धुंधली इंसानी आकृतियां हवा में तैर रही हैं। एक आवाज गूंजती है, दाओ शुआन जी, मुझे हद से ज्यादा मजबूर मत करो। आखिरी की आवाज देखकर ली फान का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वो कांपती आवाज में बुदबुदाता है, के कल्टिवेटर्स अमर साधक। नीचे खड़ी अज्ञानी आम जनता चिल्ला रही है कि अमर गुरु प्रकट हुए हैं और ये एक शुभ शकुन है। लेकिन ली फान के माथे से पसीना छूट रहा है। वो जानता है कि यह कोई शकुन नहीं, साक्षात विनाश है। आसमान में दोनों कल्टिवेटर्स के बीच भयंकर बहस छिड़ जाती है। बैंगनी रोशनी वाला कल्टिवेटर दाओ शुआन जी अपनी विशाल तैरती तलवार के साथ चिल्लाता है, कल्टिवेशन की जो गुप्त विधि तुम्हें मिली थी उसे मेरे हवाले कर दो, वरना आज हम में से एक की मौत तय है। सुनहरी आग से घिरा कल्टिवेटर को होंग बादलों की तरह हंसते हुए कहता है कि सिर्फ एक और फॉर्मेशन विधि न होने के कारण वो 100 साल से फाउंडेशन स्टेज पर अटका हुआ है और अब उसकी मौत नजदीक है, इसीलिए वो इसे किसी को नहीं सौंपेगा। दाओ शुआन जी क्रूरता से कहता है कि गोल्डन कोर दाओ का रास्ता अकेले चलने का रास्ता है और भले ही इस दुनिया में कई विधियां हो, लेकिन यहाँ अटके साधक कहीं ज्यादा है, इसीलिए वो उसे जिंदा नहीं जाने देगा। को होंग पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि 100 साल का भाईचारा आज एक मौके के लिए दुश्मनी में बदल गया। फिर वो नीचे शुआनजिंग शहर की तरफ देखता है और आत्मघाती अंदाज में धमकी देता है, यहाँ हजारों मॉर्टल्स साधारण इंसान है। देखता हूँ तुम इस घने इमोर्टल मॉर्टल मियास्मा को कैसे झेलते हो। दाओ शुआन जी गुस्से में अपनी जादुई तलवार तान कर आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, को होंग तुम क्या करने की सोच रहे हो। को होंग के शरीर से एक विशाल सुनहरे चीनी ड्रैगन की ऊर्जा निकलती है जो नीचे की तरफ विनाशकारी मियास्मा फेंकती है, जिससे दाओ शुआन जी की बैंगनी तलवार टकराती है। दोनों शक्तियों के मिलते ही एक खौफनाक महाविस्फोट होता है। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि ली फान का पूरा आलीशान महल और आसपास की इमारतें ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर जाती है। मलबे के बीच ली फान अपनी जान बचाकर खड़ा होता है। उसके आसपास उसकी दासियों और करीबियों की लाशें बिखरी पड़ी है। ली फान गुस्से और बेबसी से चिल्लाता है, सत्यानाश हो। ली फान जख्मी हालत में पत्थर के सहारे बैठ जाता है। चारों तरफ लोग खून से लथपथ पड़े हैं और अपनों को पुकार रहे हैं। जो शुआनजिंग कभी जीवन था वह अब खून और आग का नरक बन चुका है। इस तबाही में शहर की 1% आबादी भी जिंदा नहीं बची थी। ली फान गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए सोचता है कि ये सब सिर्फ उन 2 कल्टिवेटर्स की वजह से हुआ है। ली फान सदमे और अंदरूनी चोट के कारण मुंह से खून थूकता है और मलबे पर लेटकर
देखकर पागलों की तरह हंसने लगता है। इस दुनिया में आखिर कल्टिवेटर्स कैसे हो सकते हैं? यहाँ ली फान याद करता है कि जब वह अधिकारी बना था तो उसने समुद्रों और दुनिया के हर कोने, उत्तर के जमे समुद्र से लेकर पूर्व के रसातल तक अपनी पूरी ताकत लगा दी थी ताकि अमरों का कोई सुराग मिल सके। लेकिन पूरे महान शुआन राष्ट्र में उसे अमरों के होने का एक भी सबूत नहीं मिला था और वह बूढ़ा होकर हार मान चुका था। ली फान सोचता है कि आखिर ये अमर कहाँ से टपक पड़े। ली फान मलबे के बीच एक जादुई हैंड सील बनाता है। उसके चारों तरफ नीली जादुई बिजलियां कड़कने लगती है और प्राचीन अक्षर तैरने लगते हैं। भाग्य मेरे साथ खेल रहा है हुआन जेन। उसके सामने एक नीली चमकदार सिस्टम स्क्रीन प्रकट होती है। चार्जिंग पॉइंट वर्तमान परिदृश्य को वर्चुअलाइज करें और प्रारंभिक एंकर पॉइंट पर वापस लौटे। ली फान बताता है कि हुआन जेन उसके जादुई खजाने का नाम है जो सच को भ्रम में और वास्तविकता को आभासी दुनिया में बदल देता है। ये खजाना ली फान के हर वास्तविक अनुभव को एक सिम्युलेटेड अनुभव में बदलकर उसे सीधे उस पल में वापस भेज देता है जब वह पहली बार इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था। ली फान बताता है कि ये उसकी दूसरी जिंदगी थी। अपनी पहली जिंदगी में वह परीक्षा में बार बार फेल हुआ, फिर उसने छोटा व्यापार शुरू किया, शादी की, बच्चे हुए और एक साधारण अमीर जमींदार की तरह जीकर बूढ़ा हो गया। लेकिन जब पहली जिंदगी में वह अपनी मृत्युशैया पर था तब अचानक उसके भीतर इस जादुई खजाने हुआन जेन का जागरण हुआ। इसी की बदौलत उसने अपनी इस दूसरी जिंदगी में यह अजय कामयाबी हासिल की क्योंकि ये सिस्टम उसे लाइफ रिस्टार्ट करने का मौका देता है। लेकिन ली फान तुरंत रिस्टार्ट नहीं करता। वो अपनी सेना को आदेश देता है कि शहर को अपने नियंत्रण में लो। पुनर्निर्माण तो एक बहाना था। उसका असली मकसद छावनी में सुरक्षित रहकर गुप्त रूप से उन दो कल्टिवेटर्स के सुराग ढूंढना था। कई महीने बीत जाते हैं। श्वानजिंग दोबारा ठीक हो जाता है लेकिन सेनापति आकर रिपोर्ट करता है कि उन दोनों कल्टिवेटर्स का कोई नामो निशान नहीं मिला। ली फान निराश होकर कहता है कि अब इस जिंदगी में उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा है। वो अपनी नीली जादुई ऊर्जा को पूरी तरह एक्टिवेट करता है। हुआन जेन वर्तमान परिदृश्य को वर्चुअलाइज करो और रीस्टार्ट करो। ली फान सिस्टम के सवाल पर कहता है हाँ। समय का पहिया तेजी से पीछे घूमता है। उसकी पिछली जिंदगियों के यादों के टुकड़े हवा में तैरने लगते हैं। ली फान फिर से अपने 20 साल के युवा शरीर में वापस आ जाता है। वो अपनी मुट्ठी देखता है और संकल्प लेता है दाओ श्वानजी को होंग 50 साल बाद मैं श्वानजिंग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक नई जिंदगी शुरू करो। ली फान का पारदर्शी शरीर बादलों के बवंडर से नीचे गिरता है। वो कसम खाता है कि इस तीसरी जिंदगी में वो इंसानों पर नहीं अमरों का शिकार करेगा। यहाँ सिस्टम उसकी तीसरी जिंदगी का इतिहास दिखाता है। वर्ष 1 उसने प्रांतीय परीक्षा पास की और जोरेन बना। वर्ष 2 से 3 वो मजिस्ट्रेट बना, महल की परीक्षा में जिनशी की उपाधि पाई और अपना गुप्त गुट बनाने लगा। वर्ष 5 से 6 उसने बारूद और बंदूकें बनाई, प्रिंस लांगिया के परिवार को बचाया और रीति रिवाज मंत्री की बेटी से शादी की। इतिहास आगे बढ़ता है। वर्ष 15 से 18 प्रिंस लांगिया नया राजा बना, योगनाम श्वानजिंग। इसने ली फान को युद्ध मंत्री और क्राउन प्रिंस का ग्रैंड ट्यूकर बनाया। वर्ष 20 ली फान ने महारानी को जादू टोने के झूठे केस से बचाया। वर्ष 25 महल के जासूसों को खबर मिलती है कि ली फान गुप्त रूप से कैद में बंद महारानी से मिलने जाता है। वर्ष 25-26 सम्राट शुआनजिंग की यात्रा के दौरान हत्या कर दी जाती है। क्राउन प्रिंस राजा बनता है और ली फान को ग्रैंड ट्यूटर के सर्वोच्च शिखर पर बैठा देता है। अब पूरी अदालत में ली फान का राज है। वर्ष 31-50 ली फान और बूढ़ी रानी एम्प्रेस डाउजर का बेटा होता है। समय के साथ उसकी पत्नी, बेटे और रानी की मौत हो जाती है और वर्ष 50 में वही दोनों कल्टिवेटर्स आकर फिर से श्वानजिंग को तबाह कर देते हैं और ली फान बच निकलता है। सिमुलेशन खत्म होने पर सिस्टम फिर से वही 4 विकल्प देता है। ली फान सोचता है कि क्या ये सब सिमुलेशन था या वास्तविकता। ली फान विकल्पों को देखता है। चूंकि वह इस बीती जिंदगी में भी महज एक मॉर्टल साधारण इंसान ही रहा, इसलिए पहले 2 विकल्प जादुई वस्तु या कल्टिवेशन लेवल उसके किसी काम के नहीं है। तीसरा विकल्प यादें ट्रांसफर करना जोखिम भरा है, इसलिए ली फान चौथा विकल्प चुनता है ताकि हुआन जेन की चार्जिंग स्पीड बढ़ सके। जब भी उसे कोई जानलेवा हमला लगता है तो हुआन जेन चार्जिंग का इस्तेमाल कर उसकी जान बचाता है। यही उसकी सुरक्षा ढाल है। स्क्रीन पर उसका नया स्टेटस दिखता है, मानसिक उम्र 166 साल। ली फान सोचता है कि बहुत सी यादों का बोझ आत्मा को कुचल देता है, जिसे समय का कटाव कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो कल्टिवेशन के रास्ते पर बढ़ेगा, ये मानसिक सीमा भी बढ़ती जाएगी।
आएगी और समस्या हल हो जाएगी। ली फान अपने हाथों को फैलाता है। उसके एक हाथ में नीली और दूसरे में सुनहरी आग प्रतीकात्मक रूप से चमक रही है। उसका लक्ष्य साफ है, 50 साल बाद आने वाले उन कल्टीवेटर्स का पूरी तैयारी के साथ शिकार करना और कल्टीवेशन के रहस्य छीनना। वो एक गहरी और जादुई गुफा के मुहाने पर खड़ा होता है। वो सोचता है कि वे पूर्व के रुइंस एबिस रसातल से आए थे, इसलिए वो अपने जासूसों को पहले ही उस रसातल की गहराइयों में जांच के लिए भेज देगा। ली फान याद करता है कि पिछली साधारण जिंदगी में सब कुछ पा लेने के बाद उसके भीतर एक भयानक खालीपन और बोरियत आ गई थी। ताकत और ऐशो आराम च्युइंग गम की तरह बेस्वाद हो चुके थे, लेकिन उन दो कल्टीवेटर्स के आने से उसे अमरता की एक नई और अनंत संभावना दिखाई दी है। ली फान अपने हाथ में नीली ऊर्जा का गोला बनाता है और एक खूंखार मुस्कान के साथ कैमरे की तरफ देखकर चुनौती देता है, मैं कल्टीवेट करना चाहता हूँ। दाओ श्वानजी को होंग मिलते हैं 50 साल के बाद। अपनी पिछली 2 जिंदगियों के गहरे अनुभव के साथ हमारे नायक के लिए सब कुछ पानी के बहाव की तरह बेहद आसान था। उसने एक बार फिर शाही परीक्षाओं में भाग लेने का फैसला किया। उसने प्रांतीय, महानगरीय और महल की परीक्षाओं में पहला स्थान हासिल कर ट्रिपल फर्स्ट का खिताब जीता और पूरी दुनिया को अपनी ताकत से हिला दिया। इस बार सत्ता के दशकों के अनुभव के कारण उसके लिखे निबंध पिछली जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतरीन थे। परीक्षा जीतने के बाद उसने जानबूझकर राजधानी छोड़ने का फैसला किया और वेन काउंटी में एक छोटा पद चुना। शाही दरबार में इस फैसले से सब हैरान और असमंजस में थे, लेकिन उसकी इस गुजारिश को मंजूरी दे दी गई। अपनी बड़ी शोहरत और काउंटी के हर एक अधिकारी के स्वभाव और कमजोरियों को अच्छी तरह जानने के कारण उसने बहुत जल्द पूरे वेन काउंटी को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद उसने अपनी पिछली जिंदगी के वफादार सहयोगियों को बढ़ावा देना और उन्हें ऊंचे पदों पर बिठाना शुरू कर दिया। एंकर वर्ष 4 में नायक ने गुप्त रूप से एक ऐसे शख्स की तलाश की जो हूबहू प्रिंस लांग्या का हमशक्ल बॉडी डबल बन सके और उसे अपने वफादार मोहरे के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया। एंकर वर्ष 5 में उसने अपने आदमियों को शरणार्थी रेफ्यूजी बनकर प्रिंस लांग्या के महल पर हमला करने का आदेश दिया। नायक ने बाहर से तो बचाने का नाटक किया, लेकिन असल में अंदरूनी साठगांठ करके प्रिंस के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उसी समय उसने अपने तैयार किए हुए हमशक्ल को प्रिंस की जगह बैठा दिया और इस तरह पूरे प्रिंस लांग्या के महल पर उसका गुप्त पर नियंत्रण हो गया। वो महिला कोई और नहीं बल्कि चीफ ग्रैंड स्कॉलर की पोती प्रिंसेस लांग्या थी। एंकर वर्ष 9 में नकली प्रिंस लांग्या और चीफ ग्रैंड स्कॉलर की पोती की शादी तय कार्यक्रम के अनुसार हुई, लेकिन उस रात नायक खुद सुहागरात के कमरे में दाखिल हुआ और प्रिंसेस लांग्या के साथ संबंध बनाए। एंकर वर्ष 10 में प्रिंसेस ने एक बेटे को जन्म दिया जो असल में किसी और का नहीं बल्कि खुद नायक का खून था। एंकर वर्ष 15 में बूढ़ा राजा आखिरकार गंभीर रूप से बीमार हो गया। गद्दी के उत्तराधिकार का आदेश ईडिक्ट ऑफ सक्सेशन मिलते ही नायक अपने वफादार सैनिकों के साथ तुरंत राजधानी की ओर रवाना हो गया। नकली प्रिंस लांग्या के सिंहासन पर बैठते ही नायक ने आक्रामक तरीके से अपने वफादार लोगों को शाही अदालत के ऊंचे पदों पर बिठा दिया। चीफ ग्रैंड स्कॉलर के गुप्त सहयोग से उसने पूरी स्थिति पर आसानी से नियंत्रण पा लिया। एंकर वर्ष 20 में अपने असली बेटे को नया सम्राट बनाने के बाद नायक ने खुद को ग्रैंड ट्यूटर घोषित कर दिया और पर्दे के पीछे से निकलकर अग्रिम पंक्ति में आकर पूरी दुनिया की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके बाद ग्रेट श्वान साम्राज्य के विकास के पहिए थमे नहीं बल्कि नायक की इच्छा और नीतियों के तहत और भी तेजी से घूमने लगे। एंकर वर्ष 35 में ग्रैंड ट्यूटर के महल में एक गुप्त बैठक होती है। नायक पूछता है, तो क्या ये सच है कि इस विनाशकारी खाई रुइनस एबिस के ऊपर का घना कोहरा हर 15 साल में सिर्फ आधे दिन के लिए हटता है? जासूस ने कहा, ग्रैंड ट्यूटर को रिपोर्ट कर रहा हूँ, यह बिल्कुल सच है। हमारी इमॉर्टल सीकिंग कैंप अमरों की खोज करने वाली टुकड़ी को खाई के पास तैनात रहकर दिन रात नजर रखने का आदेश था। आखिरकार कुछ दिन पहले हमें एक बड़ी कामयाबी मिली। जासूस बताता है कि कोहरा हटने के बाद खाई के नीचे से एक हल्की रोशनी चमकती दिखी। जब हमने दूरबीन से देखा तो हमें वहाँ एक पूरी उल्टी दुनिया दिखाई दी। हालांकि हर किसी को एक जैसा दृश्य नहीं दिखा, लेकिन वहाँ पहाड़ों के बीच छिपी विशाल इमारतें, मैदानों में बसे विशाल शहर और आसमान में उड़ते हुए दुर्लभ और अनोखे जादुई जीव साफ देखे जा सकते थे। वह वास्तव में अकल्पनीय था। बूढ़े नायक ने कहा, तो वे सचमुच उसी विनाशकारी खाई से आए थे? क्या तुम्हें खाई के तल तक पहुँचने
बचने का कोई रास्ता मिला? जासूस ने सिर झुकाकर कहा, आपका सेवक अक्षम है। हमने कई तरीके अपनाए, लेकिन जैसे ही हम एक निश्चित गहराई से नीचे जाते हैं, एक भयानक एस्ट्रल विंड, अंतरिक्षीय हवा हमें टुकड़ों में काट देती है। वह हवा इतनी खौफनाक है कि हमारा सबसे मजबूत कवच भी उसके सामने एक पल नहीं टिक पाता। नायक मन ही मन सोचता है, ऐसा लगता है मुझे बस तुम दोनों का इंतजार करना होगा। एंकर वर्ष 50। ग्रेट शुआन राष्ट्र की राजधानी शुआनजिंग। कल्टीवेटर गुस्से में चिल्लाता है, दाओ शुआनजी, मुझे हद से ज्यादा आगे बढ़ने पर मजबूर मत करो। कल्टीवेटर चिल्लाता है, किसकी जरूरत हुई जो हम पर छिपकर हमला किया? वह हवा में रुकी हुई गोलियों को देखकर सोचता है, ये छोटी धातु की गोलियां, मेटल पेलेट्स क्या है? वह सोचता है, थोड़ा दिलचस्प है। जादुई संरचनाओं, फॉर्मेशंस की जगह जटिल मशीनी ढांचे का इस्तेमाल और आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी की जगह साधारण चीजों की विस्फोटक शक्ति। ये सोचना भी हैरान करता है कि हजारों सालों बाद इस अमर विलुप्ति की भूमि, लैंड ऑफ इमॉर्टल एक्सटिंक्शन में निर्वासित किए गए साधारण इंसान ऐसी अनोखी चीज का आविष्कार कर सकते हैं। लेकिन वह तुरंत हंसकर कहता है, अफसोस, ये केवल इसी जगह काम कर सकती है जहां महान दाव अधूरा है। इस जगह से बाहर ये कबाड़ के ढेर के अलावा कुछ नहीं है। मामूली इंसान हम कल्टीवेटर्स के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। कल्टीवेटर चिल्लाता है, दाव आर्ट, फायर ड्रैगन वॉर। वह सोचता है कि उसने सब कुछ भस्म कर दिया। अब अभी वह कल्टीवेटर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। ये कैसे हो सकता है? मेरा फायर ड्रैगन रोड ऐसी चीज नहीं है जिसे मामूली इंसान बर्दाश्त कर सके। इतने सारे लोग अभी भी जिंदा क्यों हैं? तभी मुख्य कल्टीवेटर दाओ शुआनजी समझ जाता है और कहता है, ये छिपे हुए हथियार इंसानी खून मायास्मा में डूबे हुए थे। जैसे ही तुम इस इंसानी जहर से दूषित हुए, तुम्हारी जादुई कलाएं कमजोर हो गई। दाओ शुआनजी कहता है, हमारे कदम रखते ही हम पर घात लगाकर हमला किया गया और दुश्मन ने कल्टीवेटर्स को मारने वाले जहर का इस्तेमाल किया। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये जगह बहुत अजीब है, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, भागो। तभी नीचे से आवाज गूंजती है, दाओ शुआनजी, कॉहोंग, अगर तुम दोनों आज भाग भी गए तो कल पूरी कल्टीवेशन दुनिया में ये खबर फैल जाएगी कि तुम्हारे हाथ कोर फॉर्मेशन की गुप्त विधि लग चुकी है। दोनों कल्टीवेटर सन्न रह गए कि ये गुप्त बात किसी बाहरी को कैसे पता चली। कॉहोंग गुस्से में चिल्लाता है, तुम मौत को दावत दे रहे हो। लेकिन दाओ शुआनजी चिल्लाता है, अच्छा नहीं है कॉहोंग, जल्दी बचो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नायक का सेनापति आगे बढ़कर कहता है, अमर गुरुओं, हमारे ग्रैंड ट्यूटर का आदेश है, यदि आप दोनों आत्मसमर्पण करते हैं तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। कॉहोंग कमजोर आवाज में कहता है, हाँ, आत्मसमर्पण, मेरी स्टोरेज रिंग लो और यहाँ से भाग जाओ। सिस्टम का संदेश, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर। कॉहोंग कुल 205 वर्षों तक साधना की। उसने क्यू ड्रैगन ब्रांच नामक रहस्यमयी वस्तु से अपनी शक्तियों की नींव रखी थी। इस अमर विलुप्ति की भूमि में हजारों इंसानों द्वारा घेरे जाने और इंसानी जहर से घायल होने के कारण उसकी सारी साधना तुरंत नष्ट हो गई और उसका जीवन समाप्त हो गया। अब उसका शरीर मर चुका है और उसका दाव हमेशा के लिए गायब होकर वापस ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। कल्टीवेशन के नियमों के अनुसार जब कोई कल्टीवेटर मरता है तो आसमान से एक अजीब आवाज आती है। दाओ शुआनजी चिल्लाता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, ना ही तुम्हारा मकसद जानता हूँ। आज तुमने हमारे खिलाफ साजिश रची, लेकिन मैं इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकता। इंसानों के पीछे छिपकर इस नीच जहर का इस्तेमाल करना जिससे सभी कल्टीवेटर्स नफरत करते हैं। मेरा भाई कॉहोंग तुम्हारे जैसे किसी के हाथों मारा गया। मुझे उसके लिए ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुमने मेरे भाई की जादुई वस्तु देखी है, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। सेक्शन पाबा के थुलकारान के साथ मैं अपने दाव की नींव रखता हूँ। मेरे दाव का नाम है दाओ शुआन। मेरे पास एक तलवार है, मैं आप सभी को इसे देखने का निमंत्रण देता हूँ। हुआनजेन, ये सिमुलेशन समाप्त हो चुका है। पाबा के थुलकारान के साथ मैं क्या ये एक पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर की असली ताकत थी। अगर उस इंसानी जहर का सहारा ना होता तो चाहे मैं 100 बार भी पुनर्जन्म ले लेता और अनगिनत चाले चलता, मैं उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो जहर सीधे कॉहोंग की मौत का कारण बनेगा। जब वे एक दूसरे को 100 साल का भाई कहते थे तो मुझे लगा कि यह सिर्फ दिखावा है, लेकिन उनका रिश्ता असाधारण था। कॉहोंग ने मरते समय अपनी रिंग दाओ शुआनजी को दे दी और दाओ शुआनजी ने सरेंडर करने के बजाय अपने भाई का बदला लेने के लिए आत्मघाती आक्रमण चुना। ली फान को कल्टीवेशन का असली नियम समझ आता है। गोल्डन कोर दाओ एक ऐसा रास्ता है जिस पर इंसान को अकेले चलना पड़ता है। हालांकि दुनिया में कई कोर फॉर्मेशन विधियां हैं, लेकिन फाउंडेशन स्टेज पर कल्टीवेटर्स की भारी भीड़ फंसी हुई है। अमर तरीकों को एक साथ मिलकर साधना नहीं किया जा सकता। अगर सगे भाइयों जैसे करीबियों के बीच भी ऐसा क्रूर नियम है तो बाहर की असली कल्टीवेशन दुनिया ना जाने
कितनी खौफनाक होगी। वह संकल्प लेता है, रास्ता चाहे कितना भी खतरनाक हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। होन्जन की मदद से जब तक मैं पूरी सावधानी रखूंगा, कोई भी मुसीबत मुझे रोक नहीं पाएगी। पिछली बार मैंने दोनों पर एक साथ हमला किया था, शायद इस बार मैं उनमें से किसी एक को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करूं। एक सिस्टम स्क्रीन का डेटा। नाम ली फान, मॉर्टल साधारण इंसान, शारीरिक उम्र 20 और 86, मानसिक उम्र 216 2080। मानसिक उम्र की सीमा इस बार केवल कुछ दर्जन ही बढ़ी है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी लिमिट के करीब हूँ। च्वानजन प्रोग्रेस, वर्चुअलाइजेशन चार्ज 30%। अगर मैं पुनर्जन्म से पहले की जिंदगी को भी जोड़ लूं तो ये मेरी 5वीं जिंदगी है। अमरता का रास्ता वाकई बेहद कठिन है। मुझे उम्मीद है कि ये 50 साल बर्बाद नहीं जाएंगे। एंकर वर्ष 35, अनंत विनाशकारी खाई। पिछले सिमुलेशन के अनुभव से ली फान जानता था कि ये कोहरा हर 15 साल में एक बार हटता है। वह इसे खुद अपनी आंखों से देखने आया था। करीब 15 मिनट तक तेज हवा चलने के बाद सारा कोहरा साफ हो गया और उसने दूरबीन निकालकर खाई के तल की ओर देखा। ली फान अपनी आंख पर दूरबीन लगाकर नीचे गहराई में देखता है। दूरबीन के गोल लेंस के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है। वहां नीचे कोई जादुई शहर या जीव नहीं है, पूरी तरह गहरा अंधेरा है और उस अंधेरे के ठीक बीच में पत्थरों पर खून से लिखे कुछ विशालकाय और खौफनाक शब्द चमक रहे हैं। शब्दों को देखकर ली फान के हाथ कांपने लगते हैं। उसके चेहरे पर गहरा खौफ छा जाता है और वो पूरी तरह पसीने से तर हो जाता है। खाई के नीचे लिखे शब्द, अमर दाव मर चुका है। ली फान का अंतिम विचार, अमर दाव मर चुका है। आखिर इस जगह पर ऐसा क्या खौफनाक हादसा हुआ था और पूरी की पूरी कल्टीवेशन दुनिया, कल्टीवेशन वर्ल्ड के साथ ऐसा क्या विनाश हुआ है। एनकर वर्ष 15, शुआनजिंग शहर का बैकग्राउंड है। आसमान काले बादलों और बिजली की लकीरों से भरा है। एक लंबे बिखरे बालों वाला और मस्कुलर कल्टीवेटर जिसका नाम को होंग है, गुस्से में अपनी मुट्ठी ताने हवा में उड़ रहा है। उसकी आंखें गुस्से से उबल रही है और वो नीचे लेटे हुए एक दूसरे कल्टीवेटर पर चिल्लाता है, दाओ शुआनजी, तुमने हद पार कर दी है। सीन का एंगल बदलता है और हमें पूरा नजारा दिखता है। को होंग हवा में है, लेकिन उसके ठीक ऊपर सफेद और कठई पोशाक पहने, सलीके से बाल बांधे एक और कल्टीवेटर तैर रहा है। यही दाओ शुआनजी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि नीचे शहर की इमारतों के बीच से कतार में खड़े कई साधारण इंसान, मॉर्टल्स, को होंग की तरफ चमकदार तीर या गोलियों जैसी तीखी रोशनी से अंधाधुंध हमला कर रहे हैं। को होंग इस अचानक हुए हमले को देखकर दंग रह जाता है। हम को होंग के चेहरे को करीब से देखते हैं। वो अपने हाथों के कड़ों से एक सुरक्षा कवच, शील्ड बनाकर उन चमकदार गोलियों को रोक रहा है। उसके चेहरे पर पसीना और गहरी हैरानी है। तभी उन हमलावर इंसानों का लीडर चिल्लाता है, को होंग, तुम नीच लड़के, अमर गुरु दाओ शुआनजी के आदेश पर हम यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। को होंग सोच में पड़ जाता है कि दाओ शुआनजी को कैसे पता चला कि वो भागकर इसी जगह आने वाला था। इंसानों के हमलों की बौछार बढ़ती जा रही है। को होंग का कवच उन चमकदार गोलियों के टकराने से चमक रहा है। तभी को होंग को एक खौफनाक एहसास होता है। वो समझ जाता है कि ये कल्टीवेटर्स की गोलियां नहीं है, बल्कि ये तो कल्टीवेटर्स का काल माना जाने वाला इमॉर्टल मॉर्टल मियास्मा, अमर मरण जहर है। को होंग हवा में मियास्मा की गोलियों के बीच घिरा हुआ है और दर्द व गुस्से से चिल्लाता है, दाओ शुआनजी, तुम सच में बेहद घटिया इंसान हो। नीचे से दाओ शुआनजी, जिसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे हैं, खामोशी से को होंग को तड़पते हुए देख रहा है। यहाँ हमें दाओ शुआनजी के चेहरे का क्लोज अप दिखता है। उसके माथे पर शिकन है, आंखें फटी हुई है और चेहरे पर पसीना है। वो खुद अंदर ही अंदर हैरान और गुस्सा है। वो सोचता है, इन मामूली इंसानों को क्या हो गया है, ये मेरे नाम का इस्तेमाल करके को होंग पर हमला क्यों कर रहे हैं और ये इमॉर्टल मॉर्टल मियास्मा का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हैं। आसमान में को होंग और दाओ शुआनजी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दाओ शुआनजी अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करते हुए चिल्लाता है, ये जगह बहुत अजीब है। को होंग, ये इंसान मेरे हुक्म के गुलाम नहीं है। लेकिन को होंग का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसे दाओ की किसी बात पर भरोसा नहीं है। तभी नीचे छिपे इंसानों के लीडर की आवाज कल्टीवेटर्स के कानों में गूंजती है। वो निराश होकर चिल्लाता है, अमर गुरु दाओ शुआनजी, इस तरह हमसे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं। क्या हमारे बीच यह तय नहीं हुआ था कि जब तक हम इस को होंग को मारने और उसकी कोर फॉर्मेशन मेथड छीनने में आपकी मदद करेंगे, तब तक आप मेरे कबीले को इस अमरों द्वारा त्यागी गई भूमि
भूमि से बाहर ले जाएंगे। को होंग के चेहरे का एक खौफनाक क्लोजअप सीन आता है। गुस्से के मारे उसके माथे की नसें काली पड़ गई हैं और चेहरे पर अजीब से निशान उभर आए हैं। वो पागलों की तरह चिल्लाता है, अब भी कहते हो कि यह तुम नहीं हो? तुम्हारे और मेरे अलावा इस दुनिया में कोर फॉर्मेशन मेथड के बारे में और कौन जान सकता है? दाओ शुआनजी को झटका लगता है। वो समझ जाता है कि नीचे जो बूढ़ा इंसान है वो सचमुच कोर फॉर्मेशन के बारे में जानता है। उधर बूढ़ा इंसान अपनी बात जारी रखता है, आपको पता होना चाहिए, आपके कहे अनुसार इस इमॉर्टल मॉर्टल मियास्मा को हासिल करने के लिए हमने पूरी दुनिया की नफरत मोल ली है। बूढ़ा इंसान चिल्लाए जा रहा है कि जनता का गुस्सा उबल रहा है और अगर दाओ शुआनजी ने अपना वादा नहीं निभाया तो उनका कबीला मारा जाएगा। दाओ शुआनजी को लगता है कि अब बात हाथ से निकल रही है। वो गुस्से में चिल्लाता है, बदजुबान दुष्ट, अपना मुंह बंद करो। और वो हवा में अपनी उंगलियों से एक बैंगनी रंग की जादुई ऊर्जा का घेरा बनाने लगता है ताकि वो उस इंसान को मार सके जिसने उसका राज खोला। दाओ शुआनजी उस बूढ़े इंसान की तरफ एक बेहद शक्तिशाली बैंगनी और सफेद रंग की ऊर्जा का ब्लास्ट धर्मा आर्टिफैक्ट छोड़ता है। जमीन पर एक भयंकर धमाका होता है। धूल और पत्थर आसमान में उड़ने लगते हैं। धमाके के काले धुएं के बीच से उस बूढ़े की कांपती हुई आवाज फिर गूंजती है, क्या अमर गुरु अभी इसी वक्त हमें मौत के घाट उतारकर हमारी आवाज दबाना चाहते हैं? दाओ शुआनजी हैरान रह जाता है। वो धुएं के पार देखता है कि उसका हमला बेअसर रहा। वो सोचता है, ये कौन सा जादुई हथियार धर्मा आर्टिफैक्ट है? यह शख्स हैरान करने की हद तक सावधान है। धुएं के बीच हवा में एक अजीब काले रंग का धातु का संदूक बॉक्स तैर रहा है जिससे गाढ़ा बैंगनी रंग का मियास्मा का धुआं निकल रहा है। इसी मियास्मा के संदूक ने दाओ शुआनजी के हमले को पूरी तरह सोख लिया था। अब मैदान में को होंग की एंट्री होती है। वो अपने चारों तरफ चमकदार पीली आग का घेरा फ्लेम शील्ड बनाए आसमान में तैर रहा है। नीचे से दाओ शुआनजी उसे देख रहा है। को होंग कहता है, दाओ शुआनजी, हम एक दूसरे को 100 साल से जानते हैं, फिर भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें पहचानने में इतनी बड़ी भूल करूंगा। तुम्हें कोर फॉर्मेशन विधि चाहिए ना, तो फिर इतने घटिया हथकंडे क्यों अपना रहे हो? को होंग अपनी दोनों उंगलियों को चेहरे के पास लाता है और मंत्र पढ़ता है, मैं अब और नहीं भागूंगा। अगर तुम में दम है तो आओ और इसे छीन कर दिखाओ। दाओ तकनीक, फ्लेम ड्रैगन्स रैथ, अग्नि नाग का प्रकोप। उसके चारों तरफ की आग एक विशाल रूप लेने लगती है। को होंग के हाथों से निकली आग एक विशालकाय उग्र ड्रैगन नाग का रूप ले लेती है और सीधे नीचे खड़े दाओ शुआनजी की तरफ झपटती है। पूरा आसमान पीले और लाल रंग की लपटों से भर जाता है। दाओ शुआनजी के चेहरे पर एक ठंडी डरावनी मुस्कान आती है। वो बिल्कुल नहीं डरता। अगले ही पल वो अपनी जादुई तलवार निकालता है जिससे तेज बैंगनी रंग की बिजली और जादुई रोशनी क्यों फूटने लगती है। आसमान में को होंग का विशालकाय आग का ड्रैगन और दाओ शुआनजी की बिजली से चमकती जादुई तलवार आपस में टकराती है। बीच हवा में एक अंधाधुंध सफेद रोशनी का ब्लास्ट होता है जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई नया सूरज उगाया हो। जमीन पर खड़ा बूढ़ा इंसान ली फान अपनी लाठी पकड़े आसमान की इस जंग को देख रहा है। वो अपने लोगों से कहता है, ये दाओ शुआनजी बहुत ही चंचल और कड़वाहट से भरा है। अगर वो जीत गया तो हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। मेरे बच्चों, मेरा आदेश सुनो। दाओ शुआनजी से निपटने में अमर गुरु को होंग की मदद करो। आप ज्यादा है। को होंग अपनी आग की शक्तियों को और बढ़ाते हुए चिल्लाता है, जैसा कि कहावत है, जो इंसान हद से ज्यादा पाप करता है उसका विनाश खुद ब खुद तय होता है। दाओ शुआनजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जो हमेशा खुद को नोबल महान बताते थे आज अपना विश्वास तोड़ोगे और खुद ही इसका शिकार बनोगे। दाओ शुआनजी का चेहरा गुस्से और डर से विकृत हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह पागलों की तरह चीखता है, तुम मूर्ख हो। को होंग के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान ईवल स्मर्क आती है। वह अपनी उंगलियों से नया मंत्र फूंकता है, अरे सच में तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो, तो फिर आज सबने तुम्हारा साथ क्यों छोड़ दिया? इसे ही कहते हैं अपनी चालाकी का खुद ही शिकार हो जाना। मैंने हाल ही में एक नई दाव तकनीक सीखी है जो तुम्हें परलोक भेजने के लिए बिल्कुल सही समय पर काम आएगी। को होंग अपनी आखिरी तकनीक का नाम पुकारता है, दाव तकनीक इम्प्रेसनिंग ड्रैगन कैडीनाग। दाओ शुआनजी अचानक खुद को चारों तरफ से घिरता हुआ पाता है। को होंग की आग की लपटें उसके चारों ओर कटीली तारों और मजबूत सलाखों की तरह बनकर एक जलता हुआ पिंजरा बना देती हैं। दाओ शुआनजी उस पिंजरे के अंदर बेबस होकर फंसा हुआ है। पिंजरे के अंदर फंसे दाओ शुआनजी के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा है। उसकी आंखों से बैंगनी रोशनी फूट रही है और वो चिल्लाता है, मेरे लिए इस जाल को तोड़ दो। दाओ शुआनजी अपनी पूरी बैंगनी ऊर्जा लगाकर उस पिंजरे को अंदर से ब्लास्ट कर देता है। आसमान में
एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुएं और आग के गोले बरसने लगते हैं। धुएं के बीच से को होंग अपनी उंगलियों का पोज बनाकर सामने आता है। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसकी कमर पर बंधा सुरक्षा घंटा, बेल और जादुई मणियां चमक रही हैं। वो चिल्लाता है दाओ शुआन। को होंग का जादुई हथियार क्यू ड्रैगन स्टाफ आसमान में एक विशालकाय सुनहरे और नुकीले त्रिशूल या भाले के अग्रभाग जैसा रूप ले लेता है। ये अस्त्र इतना बड़ा है कि नीचे का पूरा शहर उसके साए में छिप गया है। देखने दो कि तुम्हारा दाओ शुआन ज्यादा ताकतवर है या मेरा क्यू ड्रैगन स्टाफ सबसे बेहतरीन है। दाओ तकनीक, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन, नाग रूप। आसमान में को होंग का वह विशालकाय सुनहरा अस्त्र सीधे दाओ शुआन जी की जादुई तलवार की रोशनी पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच ऊर्जा का एक महासंग्राम छिड़ जाता है। इसी बीच जमीन पर मौजूद इंसानों का कबीला अपने मियास्मा के हथियारों से दाओ शुआन जी पर पीछे से तीरों और गोलियों की बौछार कर देता है। उनके लीडर की आवाज गूंजती है, अमर गुरु को होंग, हम आपकी मदद करेंगे। मियास्मा के हमले और को होंग के प्रचंड वार के एक साथ लगने से दाओ शुआन जी के शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। आसमान में गहरे लाल रंग के खून और मियास्मा का एक खौफनाक धमाका होता है। धमाके के बाद दाओ शुआन जी का क्षत विक्षत शरीर नीचे गिरता है। उसकी छाती से एक अजीब सूखी हुई जड़ या टहनी क्यू ड्रैगन ब्रांच बाहर निकल आती है। वह दर्द से तड़पते हुए अपनी फटी आंखों से उसे देखता है और चिल्लाता है, आ हा, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरी क्यू ड्रैगन की शाखा टूट गई। दाओ शुआन जी का शरीर जमीन पर गिरते ही मियास्मा और खून की लपटों में घिर जाता है। टहनियां उसके पूरे शरीर को जकड़ लेती हैं और वो तड़पते हुए राख में बदलने लगता है। आसमान में एक विशालकाय प्राचीन अलौकिक तलवार प्रकट होती है जो धीरे धीरे हवा में बिखर रही है। पृष्ठभूमि में एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आकाशवाणी सुनाई देती है। दाओ शुआन जी एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर जिसने 201 वर्षों तक साधना की और एक अद्भुत वस्तु जंग लगी तलवार के साथ अपने दाव की नींव रखी। इस अमरों द्वारा त्यागी गई भूमि में उसने युद्ध किया और आखिरकार फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टिवेटर को होंग के हाथों मारा गया। वह विशालकाय तलवार पूरी तरह चमकीले कणों में टूटकर आसमान के बादलों में समा जाती है। नीचे तबाही झेल चुका शहर और विजयी को होंग खड़े हैं। आवाज कहती है अब उसका शरीर नष्ट हो चुका है और उसका दाव गायब होकर वापस ब्रह्मांड आसमान में लीन हो गया है। जंग खत्म होने के बाद को होंग थका हुआ जमीन पर खड़ा है। वह आसमान की तरफ देखकर हैरान है और सोचता है ये वही आवाज फिर से आई, ये तब भी गूंजी थी जब पहले को होंग मरा था। यहाँ कहानी का सस्पेंस बढ़ता है। तभी को होंग के पीछे से एक बूढ़ा इंसान सामने आता है। उसके लंबे सफेद बाल और घनी सफेद दाढ़ी है और उसने एक भारी रोएदार कोट पहना हुआ है। उसके हाथ में एक मुड़ी हुई लकड़ी की लाठी स्टैफ है। वह झुक कर कहता है, दाओ शुआन जी, अमर गुरु, मैं ली फांग हूँ, आपको मेरा प्रणाम। मैं अपने कबीले के हजारों मासूमों की जान बचाने के लिए आपकी दया की भीख मांगता हूँ। को होंग गुस्से में घूमता है और अपनी आंखों को सिकोड़कर ली फान को देखता है। तो तुम ही वो थे जिसकी आवाज पहले चारों दिशाओं से गूंज रही थी। तुम जैसे एक मामूली इंसान की इतनी हिम्मत कि हमारे जैसे कल्टीवेटर्स की लड़ाई के बीच में दखल दे सको। ली फान का क्लोजअप सीन है। उसकी आंखें ठंडी और गहरी हैं, जिनमें मौत का डर नहीं बल्कि एक अजीब सा संकल्प है। वो अपनी लाठी को कसकर पकड़े हुए कहता है, मैं तो बस जीने का एक छोटा सा मौका ढूंढ रहा था। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर अमर गुरु हार जाते तो मेरे कबीले के लोग निश्चित रूप से मौत से नहीं बच पाते। को होंग थका हुआ है, उसके शरीर पर पसीना है और वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, जीने का एक छोटा सा मौका तुम कहते हो, ये दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ भला कौन जीने के उस एक छोटे से मौके के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है। ली फान उसे याद दिलाता है कि दाओ शुआन जी ने उससे एक वादा किया था। को होंग अपनी आंखें बंद करके कड़वाहट से हंसता है। 100 सालों से दाओ शुआन जी हमेशा अपनी जुबान का पक्का इंसान दिखता था, लेकिन असलियत में वो बिना किसी सिद्धांतों के काम करता था, यहाँ तक कि मामूली इंसानों को भी धोखा देता था। वो महान अमर विभाजक फॉर्मेशन, ग्रेट इमोर्टल सेवरिंग फॉर्मेशन, बेहद खतरनाक है। हमारे जैसे कल्टिवेटर्स के लिए भी वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो हम इंसानों को अपने साथ कैसे ले जा सकते थे। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि दोनों एक अंधेरे पत्थरों से बने गुप्त भूमिगत शेल्टर, अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर एक टेबल पर आमने सामने बैठे हैं। शेल्टर के अंदर टेबल पर चाय के बर्तन रखे हैं। ली
फान अपनी लाठी पकड़कर बैठा है और को होंग आराम से कुर्सी पर बैठा है। ली फान पूछता रहे, अमर गुरु ने पहले जो कहा था कि इंसानों को इस अमरों द्वारा त्यागी गई भूमि से बाहर ले जाना नामुमकिन है, क्या वो सच है? को होंग चाय का कप उठाते हुए समझाता है, शायद एक गोल्डन कोर स्टेज का कल्टीवेटर उस खतरनाक फॉर्मेशन को तोड़ते समय इंसानों की रक्षा कर सकता है, लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के कल्टीवेशन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये पूरी तरह से असंभव है। तुम तो बस एक मामूली इंसान हो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? इस 7 बार में ली फान का चेहरा फिर से बूढ़ा और थका हुआ दिखने लगता है। वो अपनी आंखें नीचे करके पूछता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इंसानों के लिए इस दुनिया को छोड़कर जाने की कोई उम्मीद नहीं बची है? को होंग जोश में आकर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है, इस जगह से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को उस महान अमर विभाजक फॉर्मेशन से गुजरना होगा। एक मामूली इंसान के कमजोर शरीर के साथ वहां से पार पाना बुरी तरह से नामुमकिन है। को होंग ली फान की तरफ झुकता है और तीखे लहजे में कहता है, इसके अलावा तुम तो पहले से ही इतने बूढ़े हो चुके हो कि तुम्हारा एक पैर कब्र में है। तुम इस जगह को छोड़ने के लिए इतने बेताब क्यों हो? क्या यहाँ का राजा लोकल एम्पायर बनकर रहना अच्छा नहीं है? ली फान थका हुआ है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही हैं। वो पूछता है, अगर मेरे वंशज अमर गुरु की तरह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के स्तर तक कल्टीवेशन कर सके तो क्या तब उनके लिए यहाँ से निकलना संभव नहीं होगा? को होंग जोर से हंस पड़ता है। वो अपना हाथ छाती पर रखकर कहता है, हाँ हाँ हाँ, इस बात को तो छोड़ ही दो कि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बूंद भी नहीं है जिससे कल्टीवेशन करना नामुमकिन है। सिर्फ ये हकीकत ही काफी है कि अमर और इंसान हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। यहाँ के इंसान इस मियास्मा जहर से ढके हुए हैं, वे भला अमरता के मार्ग पर कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं? को होंग अपनी बात जारी रखते हुए ली फान को समझाता है, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस विचार को छोड़ दो। तुम जैसे इंसानों के लिए यदि तुम साधना करना चाहते हो तो तुम्हें पहले बाहरी दुनिया में जाकर अपने शरीर का पुनर्निर्माण करना होगा और इस मियास्मा को खोना होगा, वरना अगर अमरता का महान मार्ग ग्रेट दाव तुम्हारे ठीक सामने भी रख दिया जाए तो भी तुम उसे सिर्फ देख पाओगे, कभी छू नहीं पाओगे। ली फान गहरे सोच में डूब जाता है, उसका आधा चेहरा अंधेरे में छिपा है। वो फुसफुसाता है, अमर और इंसान हमेशा के लिए अलग हैं। तो आपका मतलब है कि सच में कोई रास्ता नहीं है? पीछे से को होंग हाथ फैलाकर कहता है, सच में कोई रास्ता नहीं है। ली फान अपनी लाठी टेक कर खड़ा होता है और घूमकर शेल्टर के दरवाजे की तरफ जाने लगता है। वो कहता है, अगर अमर गुरु के पास और कोई निर्देश नहीं है तो ये बूढ़ा अब विदा लेता है। ली फान शेल्टर के मुहाने पर पहुंचता है जहां बाहर से तेज सफेद रोशनी आ रही है। को होंग उसे जाते हुए पीछे से देख रहा है। सीन में अचानक कुछ बदलने वाला है। अचानक गुफा के दरवाजे पर मियास्मा का गाढ़ा बैंगनी और लाल धुआं तैरने लगता है। को होंग चौंक जाता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो चिल्लाता है, इमॉर्टल मॉर्टल मियास्मा, अमर मरण जहर, तुम। गुफा के अंदर एक भयानक लाल और काली रोशनी का ब्लास्ट होता है। को होंग मियास्मा के जाल में फंस चुका है और दर्द से चीखता है, आहा। ली फान शांति से बाहर खड़ा है। यहाँ हमें ली फान के काले और लाल रंग के कल्टीवेटर जैसे वस्त्रों का क्लोज अप दिखता है। वो ठंडे लहजे में गुफा की तरफ पीट करके कहता है, जब अमर और इंसान एक साथ नहीं रह सकते तो मुझ जैसा एक साधारण इंसान आपकी बातों पर पूरी तरह से भरोसा कैसे कर सकता है? सीन फ्लैशबैक अतीत में जाता है। ली फान को होंग से मिली जानकारियों को याद कर रहा है। हजारों साल पहले की कल्टीवेशन की दुनिया दिखाई देती है जहाँ बड़े बड़े महल बने हैं। ली फान सोचता है, को होंग के अनुसार ये जगह अमरों द्वारा त्यागी गई भूमि है। इस सब की शुरुआत हजारों साल पहले कल्टीवेशन की पुरानी दुनिया में आए एक बहुत बड़े बदलाव से हुई थी। शुरुआत में किसी भी कल्टीवेटर ने इंसानों के बीच फैली इस महामारी प्लेग पर ध्यान नहीं दिया। अतीत का एक डरावना सीन है। 3 कल्टीवेटर जमीन पर पड़े हैं, उनके शरीरों से बैंगनी रंग का जहरीला धुआं प्लेग निकल रहा है और वे दर्द से तड़प रहे हैं। ली फान सोचता है, जब तक कि पहला कल्टीवेटर इससे संक्रमित नहीं हो गया, इसके बाद ये बीमारी और मजबूत हो गई और कल्टीवेटर्स के बीच फैलने लगी। बैंगनी धुआं पूरी दुनिया की हवा में फैल रहा है। ली फान याद करता है, इस बीमारी के फैलने का माध्यम वही आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी थी जिसके भरोसे कल्टीवेटर्स जिंदा रहते थे। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के जरिए ये महामारी बहुत तेजी से पूरी कल्टीवेशन की दुनिया में फैल गई। हवा में तैरते कल्टीवेटर्स के मरने का दृश्य है। ली फान सोचता है, इस बीमारी से संक्रमित कल्टीवेटर्स के हल्के मामलों में उनका कल्टीवेशन स्तर गिर जाता था और उनका रैंक घट जाता था। गंभीर मामलों में वे रातों रात अपनी पूरी कल्टीवेशन शक्ति खो देते थे, एक साधारण इंसान जैसे बन जाते थे, जिसके बाद उनका शरीर नष्ट हो जाता था और उनका दाव वापस ब्रह्मांड में लीन हो जाता था। एक बेहद खौफनाक दृश्य है। पागल हो चुके कल्टीवेटर्स आसमान से जमीन पर मौजूद मासूम इंसानों, महिलाओं और बच्चों पर अपनी जादुई शक्तियों से हमला कर रहे हैं। चारों तरफ तबाही
और आग लगी है। ली फान सोचता है। अपनी हताशा में कल्टीवेटर्स ने अपना सारा गुस्सा इस बीमारी की जड़ यानी इंसानों पर निकाला। इस तरह बड़े पैमाने पर इंसानों का कत्लेआम शुरू हुआ, लेकिन कल्टीवेटर्स को जल्द ही समझ आ गया कि इंसानों को मारने से भी बीमारी खत्म नहीं हो रही, बल्कि हवा की आध्यात्मिक ऊर्जा में और तेजी से फैल रही है। इसके कारण और भी कल्टीवेटर्स मारे गए। सीन में एक विशालकाय प्राचीन चीनी समुद्री जहाज आर्क दिखाई देता है, जो बादलों और तूफानी बिजली के बीच तैर रहा है। नीचे कल्टीवेटर्स ने हजारों इंसानों को जंजीरों में जकड़ रखा है और उन्हें जबरन जहाज पर चढ़ा रहे हैं। ऊपर एक शक्तिशाली कल्टीवेटर निगरानी कर रहा है। ली फान याद करता है, कल्टीवेटर्स ने बदनाम महान प्रवासन योजना ग्रेट माइग्रेशन प्लान का परोपसाल रखा। इसके तहत सभी इंसानों को कल्टीवेशन की दुनिया से निकालकर आसपास की छोटी दुनियाओं और टूटे हुए बंजर इलाकों में भेज दिया गया, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल नहीं थी। फिर उन्होंने मंत्रों के जाल स्पेल फॉर्मेशन से उन्हें हमेशा के लिए कैद कर दिया, ताकि ये इंसान कभी वापस न लौट सके। कल्टीवेशन की दुनिया में कल्टीवेटर्स के यहाँ जो बच्चे पैदा हुए, उनमें से कईयों के पास कल्टीवेशन की क्षमता नहीं थी, जिससे दोबारा इंसानों की आबादी बढ़ी। लेकिन उन सभी के शरीरों में उस पुरानी बीमारी का असर शैडो छुपा हुआ था, नष्ट कर देती थी। इसलिए इंसानों के जो वंशज साधना करना चाहते थे, उन्हें पहले अपने शरीर से इसे पूरी तरह साफ करना पड़ता था। समय के साथ ये बीमारी अमरों और इंसानों के बीच के अंतर की पहचान बन गई और लोगों ने इसे इमॉर्टल मॉर्टल मियास्मा नाम दिया। ली फान के चेहरे का क्लोजअप सीन है। वह गहरे विचारों में खोया हुआ है। वह सोचता है, पुरानी कहानियों के अनुसार कल्टीवेशन संप्रदायों के भीतर के कल्टीवेटर्स को गुमराह होने से बचाने के लिए इन निर्वासन वाली जगहों को इंसानों ने इमॉर्टल फॉरसेकन लैंड्स अमरों द्वारा त्यागी गई भूमि कहना शुरू कर दिया। ली फान अपने हाथ में डाओ शुआन जी की उसी जंग लगी तलवार वाले दस्तावेज या पासे को देखता है जो उसने हासिल किया है। उसकी आंखें चमकती है और वह सोचता है, मुझे नहीं पता कि ऐसी कितनी जगह हैं और उन कल्टीवेटर्स की संख्या तो और भी कम है जो यहाँ आने का भारी खतरा उठाने को तैयार हो। दो कल्टीवेटर्स से मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। पार्श्वभूमि में ली फान की पुरानी जिंदगियों की यादें कांच के टुकड़ों की तरह टूटती हुई दिखाई देती है, जिनमें वो अलग अलग भूमिकाओं में राजा, कल्टीवेटर, भिखारी मरा था। वह सोचता है, एक इंसान के रूप में मेरा जीवन सीमित है। भले ही मैं बार बार अपनी जिंदगी को सिम्युलेट दोहरा कर सकूं, लेकिन मैं केवल अपनी उम्र के दायरे में ही इसे दोहरा रहा हूँ। ली फान शेल्टर के अंदर अकेला खड़ा अपनी लाठी को थामे हुए है। उसकी सफेद दाढ़ी और बाल उसके 70 साल के बूढ़े शरीर की गवाही दे रहे हैं। वह सोचता है, इन 16 सालों में किसी दूसरे कल्टीवेटर से मिलने की संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर है। मैं इस साल पहले ही 70 साल का हो चुका हूँ। मेरे शरीर के जीने की आखिरी सीमा 86 या 86 साल है। ली फान का एक भावुक और उग्र क्लोजअप है। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचता है। करीब 300 साल तक कड़वा इंतजार करने के बाद मैं इस तरह हार कैसे मान सकता हूँ? क्या मैं सच में बार बार एक साधारण इंसान की जिंदगी दोहराने के लिए ही बना हूँ? एक के बाद दूसरी जिंदगी। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसका चेहरा निराशा से भर जाता है। क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? नहीं है। तभी वो गुफा के कोने में जंजीरों से बंधे और लहूलुहान हो चुके को होंग के पास जाता है। ली फान की आंखों में एक खतरनाक चमक वापस आती है और वो को होंग से सीधे पूछता है, उस समय महान प्रवासन में इंसानों को इस अमरों द्वारा त्यागी गई भूमि पर कैसे लाया गया था? को होंग जंजीरों में जकड़ा हुआ, खून से लथपथ होने के बावजूद ली फान की तरफ देखकर कड़वाहट से हंसता है। क्या तुमने अब तक हार नहीं मानी? अगर तुम बाहर निकल भी गए तो क्या फायदा? 70 साल की उम्र में भी तुम अमर साधना का पीछा करना चाहते हो? को होंग ली फान के चेहरे के करीब आकर कहता है, अब जब तुम्हारी साधना का आधार पूरी तरह खत्म हो चुका है, अगर तुम कल्टीवेशन की दुनिया में लौट भी जाओ तो क्या तुम फिर से साधना शुरू कर पाओगे? ली फान बस खामोशी से उसे देखता है। ली फान बिल्कुल नहीं डगमगाता। वो अपनी लाठी को होंग के चेहरे के पास लाता है और ठंडे लहजे में अपना सौदा पेश करता है। अगर तुम कल्टीवेशन की दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढने में मेरी मदद कर सको तो शायद सही समय आने पर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। को होंग गुस्से में अपना चेहरा घुमाता है। उसकी एक आंख खून से बंद है। वो थूकते हुए चिल्लाता है, तुम धोखेबाज दुष्ट, अब भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ली फान अपनी लाठी को होंग के कंधे पर टिका देता है और उसके चेहरे के बेहद करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, चाहे ये सच हो या झूठ, आखिरकार ये उम्मीद की एक किरण तो है। क्या तुम जीने के इस रास्ते को छोड़कर इसी छोटी सी जगह में बूढ़े होकर मर जाना चाहते हो? को होंग के पास कोई जवाब नहीं होता और वो खामोश हो जाता है। को होंग हार मानकर अपनी आंखें नीचे करता है और पुरानी बातें याद करने लगता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय इंसानों को यहाँ भेजने के लिए उन्होंने फ्लाइंग आर्क, उड़ने वाले जहाजों या फ्लाइंग शटल जैसे जादुई हथियारों का इस्तेमाल किया होगा। सीन में
प्राचीन कल्टीवेशन दुनिया का एक भव्य नजारा आता है। आसमान में हजारों उड़ने वाले लकड़ी के आलीशान जहाज, आर्क्स और नावें तैर रही हैं और नीचे एक बेहद खूबसूरत और जगमगाता हुआ शहर संप्रदाय बसा है। कोह होंग की आवाज गूंजती है। प्राचीन काल में कल्टीवेशन की दुनिया लोगों से भरी हुई थी। संप्रदाय बहुत बड़े और मशहूर थे और वो बेहद समृद्ध समय था। उस समय ऐसे उड़ने वाले जादुई वाहन बहुत लोकप्रिय थे। उसी भव्य दृश्य के ऊपर कोह होंग का खून से सना चेहरा दिखाई देता है। वो अफसोस जताते हुए कहता है, ये तो अफसोस की बात है कि बाद में धरती और आसमान पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। हर कल्टीवेटर अपनी जान के डर से अकेले काम करने लगा। उसके बाद उड़ने वाले जहाज और शटल बहुत कम ही देखने को मिले। ली फांग का चेहरा फिर से हैरानी से भर जाता है। वो कोह होंग की तरफ देखकर पूछता है, धरती और आसमान पर आई एक बहुत बड़ी विपत्ति, क्या आपका मतलब उस अजीबोगरीब महामारी से है? ये पी कोह होंग अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेशन की दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा नियम खोलता है। वह मियास्मा इसलिए इतना फैल सका क्योंकि दुनिया के ज्यादातर कल्टीवेटर्स पहले ही एक बहुत बड़ी तबाही में मारे जा चुके थे। बिल्कुल सही। गोल्डन कोर का जो महान मार्ग ग्रेट दाव है वह केवल एक ही हो सकता है। हालांकि दुनिया में कई कोर फॉर्मेशन विधियां हैं, लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर अटके कल्टीवेटर्स की संख्या उससे कहीं ज्यादा है। अध्याय के आखिरी सीन में ली फान और जंजीरों में बंधा कोह होंग शेल्टर के सन्नाटे में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ली फान का चेहरा हैरान है और वह पूछता है, तो क्या अमर तकनीकों का कल्टीवेशन एक से ज्यादा इंसान नहीं कर सकते? कोह होंग अपनी गहरी आंखें खोलकर अंतिम सत्य बताता है, बिल्कुल सही। अमर तकनीकों इमॉर्टल टेक्निक्स को एक समय पर एक से ज्यादा इंसान कल्टीवेट नहीं कर सकते। एक विशाल और भव्य कल्टीवेशन संप्रदाय सेक्ट का प्रांगण, सफेद वस्त्र पहने शिष्यों की भारी भीड़ सीढ़ियों के नीचे खड़ी है। सामने उनके मास्टर ऊंचे स्थान पर खड़े मार्गदर्शन दे रहे हैं। कहानी हमें इतिहास के एक ऐसे सुनहरे काल में ले जाती है जहां साधना की दुनिया पर कोई पाबंदी नहीं थी। उस समय अनगिनत महान संप्रदायों के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते थे, जहां कोई भी आकर कल्टीवेशन की गुप्त कलाएं सीख सकता था। शिष्यों की भीड़ को पीछे से करीब से दिखाया गया है। वे सभी एक जैसे कपड़ों में अनुशासन के साथ खड़े हैं। उस दौर में साधकों को न सिर्फ अपने गुरुओं का सीधा मार्गदर्शन मिलता था, बल्कि वे अपने हमरुतबा शिष्यों के साथ अभ्यास स्पार भी कर सकते थे। पूरी साधना की दुनिया कितनी जीवंत और वैभवशाली थी। अचानक माहौल बदलता है। एक साधक कल्टीवेशन की पीली और तेज ऊर्जा के बीच ध्यान में बैठा है। उसके सिर के ऊपर एक रहस्यमयी सिस्टम स्क्रीन चमक रही है। 9 यांग आर्मर स्क्रिप्चर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेशन मेथड। वर्तमान साधकों की संख्या 968। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जब अचानक साधकों की साधना करने की गति बुरी तरह गिर गई। साधना करते समय उन्हें अपने दिलों में ये साफ साफ एहसास होने लगा कि पूरी दुनिया में उस समय कितने लोग उनकी जैसी ही तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। साधक अपनी बंद आंखों के साथ गहरे ध्यान और तनाव में दिखाई दे रहा है। चारों ओर ऊर्जा का घेरा और गहरा हो गया है। इस दौरान उन्होंने एक बेहद डरावनी सच्चाई का पता लगाया। एक ही समय में जितने ज्यादा लोग एक ही तकनीक का अभ्यास करेंगे, उस तकनीक को सीखने की रफ्तार उतनी ही धीमी हो जाएगी। इस वजह से अनगिनत कल्टीवेटर्स की प्रगति 1 इंच भी आगे बढ़ना बंद हो गई और मौत करीब आने पर उनके दिलों में छिपा खूंखार इरादा जाग उठा। पूरा माहौल खूनी जंग में बदल जाता है। कल के साथी आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। गुरु शिष्य, भाई बहन जो कल तक एक परिवार की तरह थे, वे सब पल भर में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पूरी कल्टीवेशन दुनिया में एक महाविनाश शुरू हो गया, जहाँ हर कोई चिल्ला रहा था, जो भी मेरी तकनीक सीख रहा है वो मेरे रास्ते का रोड़ा है। और अब ये आर पार की लड़ाई है। पहाड़ों के बीच छिपने की कोशिश करते एक साधक की लाचारी का एहसास होता है। यहाँ तक कि जो साधक अपनी जान बचाने के लिए गहरे पहाड़ों और गुप्त गुफाओं में जाकर छिप गए थे, वे भी इस कत्लेआम से खुद को नहीं बचा सके। एक बेहद शक्तिशाली और डरावना साधक कोह होंग सामने आता है। उसका चेहरा खून और धूल से सना हुआ है। उसकी आंखें फटी हुई है और उसके गले में भारी लोहे की जंजीरें बंधी है। वे इसलिए नहीं छिप सके क्योंकि इस बदले हुए नियम के तहत एक ही तकनीक का अभ्यास करने वाले साधक दुनिया के किसी भी कोने से एक दूसरे की सटीक लोकेशन को महसूस कर सकते थे। छिपना नामुमकिन था। अंधेरे बैकग्राउंड में 2 बड़े सवाल तैर रहे हैं। इस भयंकर इतिहास के बाद अब आज की कल्टीवेशन दुनिया कैसी है? जब अमर तकनीकें एक से ज्यादा लोग नहीं सीख सकते, तो कल्टीवेटर्स अब साधना कैसे करते हैं? कल्टीवेशन की दुनिया के नए ढांचे की शुरुआत का संकेत। आज की दुनिया में साधकों के पास केवल कुछ ही रास्ते बचे हैं। पहला विकल्प है
मायराड इमॉर्टल्स अलायंस में शामिल होना, जो अनगिनत साधकों द्वारा मनाया गया एक ढीला ढाला गठबंधन है। अलायंस के भीतर की कार्यप्रणाली का विवरण। इस अलायंस के भीतर साधक कड़े मिशनों को स्वीकार करके और उन्हें पूरा करके या दूसरों के साथ व्यापार करके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाते हैं। इन्हीं पॉइंट्स के बदले उन्हें कल्टीवेशन की तकनीकें और संसाधन दिए जाते हैं। एक रहस्यमयी विशाल काली छाया आसमान में दिखाई देती है, जिसकी आंखें चमक रही हैं। नीचे एक साधक रोशनी के पुंज के बीच खड़ा है और जादुई सामान हवा में तैर रहा है। एक बुजुर्ग कल्टीवेटर ली फैन का पिछला रूप हाथ में लाठी लिए खड़ा है। बुजुर्ग साधक पूछता है कि अगर कल्टीवेशन के तरीके इतने दुर्लभ है तो दुनिया में ये इतनी आसानी से कैसे मिल रहे हैं। काल कोठरी के अंधेरे में बातचीत जारी है। को होंग इस राज से पर्दा उठाता है कि बाहर मिलने वाली ये सभी विधियां असल में अधूरी फ्रैगमेंट्स हैं। इन तकनीकों को बड़े संगठनों ने खुद तैयार किया है और इनसे आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ की कंडेंसेशन के शिखर तक ही पहुंच सकते हैं। स्क्रीन पर अलग अलग स्तरों की अधूरी तकनीकों के नाम चमकते हैं। पर्पल क्लाउड आर्ट की कंडेंसेशन फ्रैगमेंट और 9 रेवोल्यूशन ग्रेट एम्प्लीफिकेशन आर्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फ्रैगमेंट। साधकों को फंसाने के लिए कल्टीवेशन के हर स्तर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। अगला स्तर चमकता है सोलर आर्ट गोल्डन कोर फ्रैगमेंट। नियम यह है कि अगर आपको की कंडेंसेशन से आगे बढ़कर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट या गोल्डन कोर के स्तर पर जाना है तो आपको अपनी पुरानी तकनीक को छोड़ना होगा और एक नई अधूरी तकनीक को चुनना होगा। बुजुर्ग साधक के चेहरे पर चिंता और हैरानी साफ दिखाई देती है। बुजुर्ग घबराकर पूछता है कि अगर हर नए स्तर पर पहुंचने के लिए मुझे अपनी पुरानी तकनीक छोड़कर शुरुआत से शुरू करना पड़े तो क्या मेरी पिछली सारी मेहनत और कोशिशें बेकार नहीं चली जाएंगी। इस समस्या का तोड़ स्क्रीन पर दिखाई देता है। केवल इसी चाल की वजह से दुनिया के साधक बार बार अपनी तकनीक बदलने की इस दर्दनाक प्रक्रिया को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंजीरों में बंधा को होंग एक गहरी सांस छोड़ता है। पृष्ठभूमि में जलती हुई आग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। अब को होंग एक बहुत बड़ा राज खोलता है। वह कहता है कि उसके गुरु दाओ श्वानजी मरते दम तक यह नहीं जान पाए कि उसने वह तकनीक सिर्फ इसलिए नहीं चुराई थी कि वह कोई मामूली कोर फॉर्मेशन की विधि थी, बल्कि इसलिए चुराई थी क्योंकि वह एक सच्ची विधि ट्रू मेथड थी। बुजुर्ग कल्टीवेटर का चेहरा करीब से दिखाया गया है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं और चेहरे पर अचरज और लालच का मिला जुला भाव है। को होंग उस तकनीक का नाम लेता है। वह सीधे नेसेंट सोल रियलम तक ले जाने वाली सच्ची विधि थी। ये सुनकर बुजुर्ग के होश उड़ जाते हैं। काल कोठरी के अंधेरे में बुजुर्ग साधक गंभीर सोच में डूबा है। इसके बाद को होंग बुजुर्ग को साधना जगत की कुछ और आम बातें बताता है, जैसे कि जब किसी कल्टीवेटर की मृत्यु होती है तो उसके शरीर के नष्ट होने से एक निश्चित दायरे में खगोलीय घटनाएं सेलेस्टियल फिनोमेना होने लगती है। इसके बाद वे अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं, अमरता की तलाश से जुड़ी पुरानी कहानियों का जिक्र। बुजुर्ग कहता है कि उसने एक अफवाह सुनी है कि हजारों सालों से इमॉर्टल फोर्सकेन लैंड्स अमरों द्वारा त्यागी गई भूमि के नश्वर लोग चोरी छिपे कल्टीवेशन की दुनिया में लौट रहे हैं। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बुजुर्ग साधक अपनी लाठी पर हाथ टिकाए दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा है। बुजुर्ग कहता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। कभी कभी अफवाहें ही सच होती है और जब तक उम्मीद की एक भी किरण बची है वो हार नहीं मानेगा। अंधेरे कक्ष का एक और कोना। को होंग मन ही मन सोचता है कि वो ये नहीं समझ पा रहा कि कब्र में पैर लटकाए बैठा ये बूढ़ा आदमी आखिर अब भी इतना बेचैन और जुनूनी क्यों है। बुजुर्ग साधक लाठी लिए को होंग के सामने पूरे रोब के साथ खड़ा है और नीचे लेटे को होंग को देख रहा है। बुजुर्ग कल्टीवेटर जो असल में इस नश्वर दुनिया का गुप्त सम्राट ली फैन है सौदा करता है। अगर तुम मुझे कल्टीवेशन दुनिया का रास्ता खोजने में मदद करोगे मैं न सिर्फ तुम्हें आजाद कर दूंगा। बुजुर्ग साधक के चेहरे पर एक डरावनी और गंभीर छाया पड़ी है। उसकी आंखें चमक रही हैं। उम्मीद के बदले मैं तुम्हें तुम्हारी और तुम्हारे गुरु दाओ श्वानजी की सारी चीजें वापस लौटा दूंगा, जिसमें वो नेसेंट सोन सच्ची विधि भी शामिल है। को होंग की हैरानी। को होंग अविश्वास से पूछता है क्या तुम सच कह रहे हो, और बुजुर्ग जवाब देता है बिल्कुल। को होंग जंजीरों में बंधे होने के बावजूद अपनी सहमति देता है। को होंग कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। ली फैन प्राचीन ग्रंथों, टूटे हुए अभिलेखों और इतिहास की किताबों को इकट्ठा करवा रहा है। को होंग की मदद से उसने महान प्रवासन युग ग्रेट माइग्रेशन एरा के सुराग खोजने के लिए दुनिया भर से ऐतिहासिक किताबें और प्राचीन दस्तावेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ली फैन की सेना बड़े पैमाने पर प्राचीन मकबरों और कब्रों की खुदाई कर रही है। इसके साथ ही उसने सेना को बड़े पैमाने पर प्राचीन कब्रों को खोदने के काम में लगा दिया। हालांकि इस क्रूर फैसले से जनता में भारी असंतोष
असंतोष फैल गया और अधिकारियों ने रोज विरोध पत्र भेजे, लेकिन उसने अपनी शक्ति से सबको दबा दिया। बूढ़े साधक के कांपते हुए हाथ और उसकी लाठी। वह महसूस करता है कि उसका यह शरीर अब इतना कमजोर हो चुका है मानो हवा में टिमटिमाती कोई मोमबत्ती हो जो किसी भी पल बुझ सकती है। बूढ़ा साधक अपनी उंगली में पहनी जादुई स्टोरेज रिंग को देखता है। वह सोचता है कि इस जीवन के खत्म होने से पहले उसे कम से कम इस स्टोरेज रिंग के भीतर रखी वस्तुओं की आखिरी बार जांच कर लेनी चाहिए। हवा में एक बेहद चमकीला सोने के धागों से बंधा हुआ कल्टिवेशन स्क्रॉल तैरता हुआ दिखाई देता है। उस पर लिखा है थाउजेंड मिस्ट्रीज जेड कॉस्मोस गोल्डन चैप्टर नेसेंट सोल रियलम कल्टिवेशन मेथड। वर्तमान साधकों की संख्या 0। बूढ़ा साधक अपनी उंगली में पहनी जादुई स्टोरेज रिंग को देखता है। उस सीखने वाला पूरी दुनिया में उपस्थापक कोई दूसरा नहीं था। बूढ़ा साधक पीछे मुड़कर उस तैरते हुए स्क्रॉल को देख रहा है। उसका सिर झुका हुआ है। वह ठंडी सांस लेकर सोचता है, नेसेंट सोल रियलम, कितने अफसोस की बात है कि मैं अब भी सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ जिसके पास दिव्य समझ डिवाइन सेंस तक नहीं है। खजाने के पहाड़ पर बैठे होने के बावजूद मेरे पास इसका आनंद लेने का भाग्य नहीं है। कमरे के कोने में टंगी एक पुरानी जंग लगी तलवार दिखाई देती है। बूढ़ साधक वह याद करता है कि को होंग ने कहा था कि जब किसी कल्टिवेटर की मृत्यु होती है तो उसका फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जादुई हथियार भी अपनी शक्ति खो देता है और नष्ट हो जाता है। ये तलवार भी वैसी ही थी। बूढ़े साधक की आंखें अचरज से फटी की फटी रह जाती है। उस जंग लगी तलवार से अचानक नीली डिजिटल रोशनी की किरणें निकलने लगती है। बूढ़ साधक तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। हवा में एक नीली तैरती हुई डिजिटल स्क्रीन प्रकट होती है जिस पर लिखा है रिचार्ज योग्य वस्तु मिली है, जंग लगी तलवार दाओ शुआन शपेग्रस। क्या आप रिचार्ज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, नहीं। बूढ़ा साधक के सामने उसके पुनर्जन्म वाले जादुई सिस्टम का इंटरफेस खुल जाता है। बूढ़ा साधक स्क्रीन के सामने खड़ा है और कहता है हाँ, यस। अगले ही पल वो जंग लगी तलवार और स्क्रीन नीली ऊर्जा के कणों में बिखर कर गायब होने लगती है। चीनी अक्षरों में लिखा आता है शाओशे गायब। ली फैन बिना देर किए रिचार्ज की अनुमति दे देता है और वो जादुई तलवार सिस्टम की ऊर्जा में समा जाती है। गायब हो चुकी तलवार की जगह अब एक शानदार नीली तलवार का डिजिटल खाका दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लिखा है एंकर चार्ज प्रोग्रेस 1%। वर्तमान एंकर पॉइंट्स 1। रिचार्ज शुरू होते ही सिस्टम का एंकर चार्ज 1% पर पहुंच जाता है। डिजिटल स्क्रीन पर 2 एंकर पॉइंट्स का नक्शा दिखाई दे रहा है, एंकर पॉइंट 1 और एंकर पॉइंट 2। ली फैन सोचता है कि सिस्टम के नियमों के अनुसार जब ये चार्ज 100% हो जाएगा तो एक दूसरा एंकर पॉइंट खुल जाएगा। भविष्य में सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा और वो पुनर्जन्म लेते समय किसी भी एंकर पॉइंट से अपनी नई शुरुआत चुन सकेगा। ये सच में बहुत बड़ी सहूलियत होगी। बूढ़ा साधक अपनी लाठी को बेहद मजबूती से अपने हाथों में भींच लेता है। उसके चेहरे पर एक कड़ा और भयानक संकल्प साफ दिख रहा है। भी वो सोचता है कि भले ही ऐसी जादुई वस्तुएं दुर्लभ है लेकिन कल्टिवेशन की असली दुनिया बेहद विशाल है। वहाँ इनका अंतहीन भंडार होगा। बस एक बार वो इस अमरों द्वारा त्यागी गई नश्वर भूमि इमॉर्टल फॉस एक लैंड से बाहर निकल जाए और इन बेड़ियों को तोड़ दे। बूढ़ा साधक अपनी आंखें बंद कर लेता है। रिंग की जांच करने पर कुछ साधारण स्पिरिट स्टोन्स के अलावा और कुछ नहीं मिलता। वो शांत होकर सोचता है अब इस जीवन को समाप्त करने का समय आ गया है। स्क्रीन पर सिस्टम का अंतिम संदेश चमकता है, यह सिमुलेशन समाप्त हो गया है। आप अपने साथ बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से एक विकल्प चुन सकते हैं। ली फैन की मृत्यु के साथ ही उसका यह जीवन चक्र सिमुलेशन पूरा हो जाता है और सिस्टम उसे इनाम चुनने के विकल्प देता है। 1 कोई एक वस्तु, 2 कल्टिवेशन का स्तर, 3 किसी करीबी की यादें या 4 इन सब को छोड़कर रिचार्ज की गति बढ़ाना। ली फैन अब अपने बूढ़े शरीर से मुक्त होकर अपने असली 25 साल के शानदार युवा रूप में एक नीले रंग के डिजिटल सिमुलेशन स्पेस में खड़ा है। उसके सामने विकल्पों की स्क्रीन तैर रही है। ली फैन अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाता है और विकल्पों का मूल्यांकन करता है। ली फैन स्क्रीन को देखकर थोड़ा निराश होता है। वो मन ही मन सोचता है धिक्कार है, जैसा कि मुझे डर था, मैं स्टोरेज रिंग के भीतर रखी सभी वस्तुओं को एक साथ अपने नए जीवन में नहीं ले जा सकता। युवा ली फैन ठंडी सांस छोड़ते हुए हवा में तैरते उस सुनहरे कल्टिवेशन स्क्रॉल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। स्क्रॉल से सुनहरी रोशनी निकल रही है। वो कहता है तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं सिर्फ इस नेसेंट सोल कल्टिवेशन विधि को ही चुन सकता हूँ। ली फैन की स्टेटस स्क्रीन चमकती है। नाम ली फैन, क्षेत्र नश्वर, शारीरिक आयु
20 से 86, मानसिक आयु 2086 पूरे 1109, एंकर चार्ज 1%, बंधी हुई वस्तु बाउंड आइटम, हॉसन मिस्ट्रीज जेड कॉस्मॉस गोल्डन चैप्टर। स्क्रीन पर बाइंड शब्द देखकर ली फैन चौंक जाता है। बंधी हुई, क्या इसका मतलब ये है कि ये कल्टीवेशन तकनीक अब हमेशा के लिए मेरे सिस्टम के भीतर दर्ज रहेगी? ली फैन के चेहरे पर एक गहरी शातिर मुस्कान आ जाती है। वह समझ जाता है कि इस बाइंडिंग की वजह से अब उसके पास भविष्य की कल्टीवेशन योजनाओं को तैयार करने के लिए अनगिनत नए और बेहतर रास्ते खुल गए हैं। ली फैन नए जीवन में अपनी योजना पर विचार कर रहा है। वह सोचता है कि पिछले जीवन में साम्राज्य की सत्ता पर उसका पूरा नियंत्रण होने के बावजूद अचानक कब्रों की खुदाई करवाने के फैसले से जनता और दरबार में बहुत भारी विरोध खड़ा हो गया था। ली फैन अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी नई चालें सोच रहा है। वह समझ जाता है कि अगर शुरुआत में ही सरकार की तरफ से ऐसा कड़ा कदम उठाया जाए तो व्यवस्था उसे संभाल नहीं पाएगी और सब कुछ बिखर जाएगा। युवा ली फैन का चेहरा करीब से दिखाया गया है। उसका आधा चेहरा अंधेरे में है और उसकी एक आंख नीली जादुई रोशनी से चमक रही है। वो अपने हाथ में उस सुनहरे स्क्रोल को पकड़े हुए एक खौफनाक मुस्कान बिखेर रहा है। वो एक बड़ा मास्टर प्लान बनाता है। अगर मैं इसी पल से धीरे धीरे योजना बनाना शुरू करूं तो 20 साल के भीतर पूरी दुनिया की सोच और मानसिकता को बदलना बिल्कुल मुमकिन है। समय के बीतने का दृश्य, समय के बीतने का पहिया घूमा और ली फैन का छठा जीवन शुरू हुआ। इस बार पर्दे के पीछे से उसके सूक्ष्म और गुप्त प्रभाव के कारण दुनिया में धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव होने लगे। साधना वर्ष 5, एंकर ईयर 5। एंशिएंट सीकिंग स्कूल नाम की एक रहस्यमयी संस्था अचानक दुनिया के सामने आती है। उसके विद्वान और कल्टीवेटर्स राजधानी पहुंचकर राजा के सामने कुछ बेहद अनोखी नीले रंग की प्राचीन किताबें पेश करते हैं। इन प्राचीन ग्रंथों की बेजोर और अद्भुत बातें जब देश के सामने आई तो उन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हवा में 5 प्राचीन नीले रंग के चीनी ग्रंथ दिखाई देते हैं। उन ग्रंथों के नाम थे चेंज बदलाव, वे एंड वर्च्यू, मार्ग और गुड़, साउदर्न फ्लावर, द एनालेक्ट्स और द ग्रेट लर्निंग। पूरी जनता इनके ज्ञान की दीवानी होने लगी। साधना वर्ष 6, बूढ़ा राजा अचानक बेहद गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और बिस्तर पकड़ लेता है। शाही हकीम और डॉक्टर अपना सिर पकड़कर बैठे हैं क्योंकि किसी को बीमारी का इलाज समझ नहीं आ रहा। तभी ली फैन की योजना का अगला हिस्सा शुरू होता है। ठीक उसी समय एंशिएंट सीकिंग स्कूल का एक सदस्य राजा के पास आता है और उसे एक काले रंग की जादुई गोली एलिक्सिर खाने के लिए देता है। मरते हुए राजा ने जैसे ही उस गोली का सेवन किया वो चंद दिनों में पूरी तरह ठीक होकर खड़ा हो गया। इस चमत्कार को देखकर हर कोई दंग रह गया। अब राजा और पूरी दुनिया के भीतर अमरता की गोलियों और प्राचीन इतिहास को जानने की भूख जाग उठी। साधना वर्ष 11, सिपाहियों की एक बड़ी टुकड़ी 100 से ज्यादा कब्र खोदने वाले लुटेरों को भारी काठ के शिकंजों में जकड़कर ले जा रही है। नीचे के पैनल में खुद ली फैन एक रोबीले और आलीशान सरकारी अधिकारी प्रीफेक्ट के रूप में सिंहासन पर बैठा है और राजा के पास भेजने के लिए पत्र लिख रहा है। जियांगहुआ प्रांत के प्रीफेक्ट के रूप में काम करते हुए ली फैन ने खुद अपनी मर्जी से कोई सजा नहीं दी। उसने तुरंत एक विशेष दूत के जरिए राजा के पास संदेश भिजवाया और इस मामले पर शाही फैसले की मांग की। राजा के दरबार से शाही फरमान जारी होने का दृश्य। पूरे 1 महीने के इंतजार के बाद राजा का शाही फरमान आया। हर किसी को उम्मीद थी कि उन लुटेरों को मौत की सजा मिलेगी, लेकिन इसके उलट राजा ने उन्हें माफ कर दिया और आदेश दिया कि उन्हें जिंदा गुलाम बनाकर राजधानी भेजा जाए ताकि वे सरकारी देखरेख में प्राचीन कब्रों की खुदाई कर सके। साधना वर्ष 15, बूढ़ा राजा और उसके दरबार में बैठी गहरी सी गंभीरता को दर्शाता हुआ दृश्य। राजा फिर से गंभीर बीमार पड़ा और अमरता की गोली की चाहत में उसने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को देश भर की प्राचीन कब्रों को खोदने के काम में लगा दिया, लेकिन गोली नहीं मिली और राजा अफसोस के साथ मर गया। राजा की मौत के बाद भी कब्रों को खोदने का यह चलन पूरे देश में एक पागलपन की तरफ फैल गया। इसी अंधाधुंध खुदाई के दौरान इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना धीरे धीरे सामने आने लगा। हजारों साल पहले यहाँ ची राजवंश ह्यूआई डायनेस्टी नाम का एक साम्राज्य था। युवा ली फैन महल की ऊंची सीढ़ियों पर खड़ा है और नीचे उसके सामने अनगिनत दरबारी और सैनिक घुटनों के बल सिर झुकाए बैठे हैं। वो अपनी शातिर मुस्कान के साथ नीचे देख रहा है। अपनी मौत से पहले बूढ़े राजा ने अपनी गद्दी लैंगिया के राजकुमार को सौंप दी थी और इस नए राजा को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर ली फैन ने एक बार फिर पूरी दुनिया की सत्ता पर अपना गुप्त नियंत्रण बना लिया था। हवा में एक पुराना फटा हुआ ची राजवंश का शाही झंडा लहरा रहा है जिस पर बड़े अक्षरों में ची लिखा है। साधना वर्ष 23, ची राजवंश की कब्रों से मिले सुरागों के आधार पर प्राचीन इतिहास की कड़ियों को आपस में जोड़ा जाने लगा। ली फैन द्वारा जारी किया गया शाही घोषणा पत्र
पत्र हवा में चमक रहा है। ली फैन ने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा इनाम घोषित कर दिया। जो कोई भी ची राजवंश के पहले सम्राट की कब्र का पता लगाएगा उसे सीधे मार्क्वेस 1000 घरों का जागीरदार की शाही उपाधि दी जाएगी। साधना वर्ष 25। आखिरकार ची राजवंश के पहले सम्राट यी बिंग के मुख्य मकबरे का पता चला ही गया। सारे खतरों को दूर करने के बाद ली फैन अपने वफादार सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ मकबरे की अंधेरी गहराइयों के भीतर प्रवेश करता है। सिर्फ 1 महीने के भीतर सैनिकों ने खुदाई करके मुख्य दफन कक्ष तक पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था। मकबरे के भीतर का मुख्य रास्ता, दीवारें बेहद ऊंची हैं और उन पर रंग बिरंगे सजीव और आलीशान भित्ति चित्र बने हुए हैं। हालांकि इस मकबरे को बने हुए हजारों साल बीत चुके थे, लेकिन दीवारों पर बने हुए चित्र आज भी उतने ही साफ और जीवंत दिखाई दे रहे थे, मानो कल ही बनाए गए हो। मकबरे का मुख्य दफन कक्ष छत बहुत ऊंची है और उस पर हजारों की तादाद में चमकीले नीले मोती तारों के नक्शे की तरह जड़े हैं। नीचे बादलों के सफेद समुद्र के बीच पहाड़ों की विशाल चोटियां खड़ी है और नीचे मशाल लिए सैनिक लाइन से खड़े हैं। मुख्य कक्ष 40 से 50 मीटर ऊंचा और कई हजार मीटर लंबा चौड़ा था। वहां का नजारा देखकर हर किसी के मुंह से चीख निकल गई। बादलों के उस सफेद समुद्र के बीच डूबी हुई पहाड़ों की चोटियों का नजारा, ये कोई नहीं जानता था कि बादलों का वह समुद्र आखिर किस जादुई चीज से बना था। हजारों साल बीत जाने के बाद भी वे बादल उसी कक्ष के भीतर ठहरे हुए थे। वे ना तो कभी बिखरे और ना ही कभी गायब हुए। सैनिक और ली फैन उन पहाड़ों के बीच हवा में चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं तथा उन सभी पहाड़ों की चोटियों के बीच हवा में अदृश्य रास्ते बने हुए थे, जिन पर पैर रखते ही कल्टीवेशन की नीली ऊर्जा चमक उठती थी। लोग इस जादुई कारीगरी को देखकर हैरान थे और कह रहे थे, यह सच में किसी अमर इमॉर्टल की ही कला हो सकती है। सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक साधारण सी घास फूस की झोपड़ी दिखाई देती है, जिसके बाहर के खेत पूरी तरह बंजर पड़े हैं। जब वे उस झोपड़ी के और करीब पहुंचे तो उन्हें यह देखकर झटका लगा कि वह झोपड़ी साधारण घास से नहीं बल्कि सोने के लाखों बारीक और चमकीले धागों से बिनी गई थी। को पढ़ते ही ली फैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समाधि की उस पट्टी का करीब से विश्लेषण। सच ये था कि जिस यी बिंग को पूरी दुनिया एक महान अमर सम्राट मानकर पूजती थी, वो कल्टीवेशन की असली दुनिया में सिर्फ एक मामूली बाहरी शिष्य, आउटर डिसाइपल था। वो कभी अमरता के असली रास्ते पर कदम भी नहीं रख पाया था और कल्टीवेटर्स ने उसे यहाँ इस नश्वर दुनिया में निर्वासित, एग्जाइल कर दिया था। ली फैन अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गहरे असमंजस में डूबा है। वो सोचता है कि मरने के बाद भी ये आदमी खुद को सम्राट नहीं बल्कि ताई हांग संप्रदाय का बाहरी शिष्य लिखवा गया। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी कहानी छिपी है। हालांकि को होंग ने कहा था कि महाप्रवासन युग से पहले दुनिया के सारे संप्रदाय नष्ट हो गए थे। पृष्ठभूमि में एक विशाल जादुई उड़ने वाले जहाज फ्लाइंग आर्क की धुंधली परछाई दिखाई दे रही है, जिस पर लोग सवार हो रहे हैं। नीचे ली फैन गंभीर सोच में डूबा खड़ा है। वो अंदाजा लगाता है कि ताई हांग संप्रदाय के साधकों ने शायद इसी यी बिंग को इस नश्वर दुनिया के लोगों के महाप्रवासन, ग्रेट माइग्रेशन की देखरेख का जिम्मा सौंपा था। वो सोचता है कि क्या उन्हें वो उड़ने वाला जादुई जहाज यहाँ मिल पाएगा। मुख्य कक्ष में कुछ न मिलने पर ली फैन ने सैनिकों को आसपास के इलाकों को खोदने का आदेश दिया था। तभी एक सैनिक भागता हुआ आता है और घुटनों के बल बैठकर रिपोर्ट देता है, ग्रैंड ट्यूटर, हमें पास के एक सहायक कक्ष से एक रिकॉर्ड मिला है जिसमें फ्लाइंग आर्क, उड़ने वाले जहाज का जिक्र है। ली फैन के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। सैनिक का डर से कांपता हुआ चेहरा, लेकिन सैनिक आगे अपनी बात पूरी करता है। लेकिन ग्रैंड ट्यूटर, वो कमरा बहुत पहले ही लूटा जा चुका है। दीवारों पर बने निशानों से लगता है कि ये चोरी आज से 1000 साल पहले ही हो चुकी थी। ली फैन गुस्से से पूरी तरह कांपने लगता है। उसका पूरा शरीर तनाव में आ जाता है और उसके पीछे एक काला हिंसक आभा मंडल ऑरा उभर आता है। सैनिक खौफ से सिर झुकाए बैठा है। यह खबर सुनते ही ली फैन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो गुस्से से फुसफुसाता है, फिर से इस बार भी ऐसा ही हुआ। ली फैन पागलों की तरह चिल्लाता है, इस बार भी ऐसा ही हुआ, और अपने पैर की जोरदार लात से सामने रखी भारी नक्काशीदार शाही मेज, ऐतिहासिक किताबें और कल्टीवेशन स्क्रॉल को हवा में उड़ा देता है। चारों तरफ चीजें बिखर जाती हैं। उसका गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो जाता है। ली फैन का चेहरा बेहद खूंखार
खूंखार और डरावना दिखाई दे रहा है। उसकी आंखों की पुतलियां गुस्से से लाल हो चुकी है, नसें फटी जा रही है और वो पागलों की तरह चीख रहा है। उसकी 16 साल की मेहनत पल भर में राख हो गई थी। मेज के टूटने और हवा में उड़ते हुए दस्तावेजों का एक क्लोजअप दृश्य। वो गुस्से से दहाड़ता है, हर बार जब भी मुझे उम्मीद की कोई किरण दिखती है, वो अंत में पानी में दिख रहे चांद और आईने में दिख रहे फूलों की तरह झूठी साबित होती है। मैं उसे कभी छू नहीं पाता। सब कुछ तोड़ देने के बाद ली फैन थका हारा और बेबस होकर फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाता है। वो हाफ रहा है और उसका सिर नीचे झुका है। सैनिक कोने में दुबक कर बैठा है। गुस्से के बाद उसके भीतर एक गहरी लाचारी और हताशा घर कर लेती है। मनहा का आखिरी पन्ना। ली फैन अपनी हताशा को एक नए और खूंखार संकल्प में बदल लेता है। वो फर्श से उठकर पूरी दुनिया के लिए एक नया शाही फरमान जारी करता है। पूरी दुनिया में मुनादी करवा दो, जो कोई भी मुझे उस अमर फ्लाइंग अर्क जादुई जहाज से जुड़ा कोई भी छोटा सा सुराग ढूंढ कर देगा, उसे मैं सीधे 1000 घरों का मार्क्वेस, सबसे बड़ा जागीरदार बना दूंगा।